नमस्कार। आज हम बात करेंगे निगमित व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। निगमित व्यक्तित्व के वास्तविक स्वरूप को लेकर विधिशास्त्री एकमत नहीं है। अलग अलग विधिशास्त्रियों ने अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार निगमों के विधिक व्यक्तित्व से संबंधित अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उनमें से कोई भी सिद्धांत पूर्ण नहीं कहा जा सकता। हर सिद्धांत आंशिक रूप से ही निगमित व्यक्तित्व को समझाने में सफल माना जा सकता है। हम बात करेंगे 5 प्रमुख सिद्धांतों की, जिनमें पहला है परिकल्पना सिद्धांत, फिक्शन थ्योरी। दूसरा है यथार्थवादी सिद्धांत, रियलिस्ट थ्योरी। तीसरा है कोष्टक सिद्धांत यानी ब्रैकेट थ्योरी। चौथा है रियायत का सिद्धांत, कंसेशन थ्योरी। और पांचवा है प्रयोजन सिद्धांत, पर्पस थ्योरी। तो आज के ई व्याख्यान में हम शुरुआत के 3 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परिकल्पना का सिद्धांत यानी फिक्शन थ्योरी के बारे में। सेविनी, सामंड, ग्रे, केल्सन, हॉलैंड आदि कुछ नाम हैं जो इस सिद्धांत के मुख्य समर्थकों में लिए जा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार निगमित व्यक्तित्व एक विधिक कल्पना मात्र है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है समान उद्देश्य के लिए जो लोग सामूहिक तौर पर एकत्रित हुए हैं, उनके संगठन में जो स्थिरता है उसे एकता प्रदान करना, यानी समान उद्देश्य के लिए एकत्रित सामूहिक लोगों के समूह को यूनिटी प्रदान करना, उन्हें एक सूत्र में बांधना। इसलिए कल्पित व्यक्तित्व उन व्यक्तियों के वास्तविक व्यक्तित्व से भिन्न होता है जो इसकी रचना करते हैं, जो निगम का निर्माण करते हैं। सेविनी कहते हैं कि निगमों का मुख्य लक्षण यह है कि अधिकार का विषय न तो इसके सदस्यों में अलग अलग रूप से विद्यमान होता है, ना इसके सदस्यों के योग में, यानी अधिकार इसके सदस्यों में इंडिविजुअली नहीं होते हैं विद्यमान, और ना ही कलेक्टिवली सामूहिक रूप से इसके सदस्यों में विद्यमान होते हैं, बल्कि वो तो समूचे निगम में ही निहित रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि निगम का अस्तित्व यथावत बना रहता है, शाश्वत बना रहता है। निगम की सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रह सकती है, परंतु निगम की एकता वैसी ही बनी रहती है और उसका अस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहता है। सामंड ने भी परिकल्पना सिद्धांत का समर्थन किया है। उनका मत है कि निगमों का अस्तित्व या निगमित निकाय का अस्तित्व अपने सदस्यों से भिन्न होता है और सभी सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बावजूद भी निगम का अस्तित्व यथावत बना रहता है, क्योंकि निगमित निकाय या निगम की स्थापना संसद के किसी अधिनियम द्वारा की जाती है, तो उसकी अस्तित्व भी संसद के अधिनियम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। उसके सदस्यों का कोई प्रतिनिधि शेष न रहे तो भी निगम का अस्तित्व यथावत बना रहता है, क्योंकि वह विधि की काल्पनिक निर्मिति है।
ग्रे ने अपने विचार इसके समर्थन में, इस सिद्धांत के समर्थन में व्यक्त करते हुए कहा है कि निगमन का मुख्य उद्देश्य है समान आशय रखने वाले, सामान्य समान आशय रखने वाले व्यक्तियों के हितों का संरक्षण करना। उद्देश्य की पूर्ति निगम को काल्पनिक व्यक्तित्व प्रदान करके की जाती है। निगम एक वास्तविक व्यक्ति न होने के कारण इसकी कोई वास्तविक इच्छा नहीं हो सकती। इसी प्रकार निगम की इच्छा और उसके सदस्यों की सामूहिक इच्छा अलग अलग होती है, उन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं रहता है। निगम की इच्छा तो केवल एक काल्पनिक इच्छा होती है जो विधि द्वारा उसे प्रदान की जाती है। इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इस प्रकार की जाती है कि इस सिद्धांत के द्वारा निगम के सिविल और आपराधिक दायित्वों के संबंध में कोई भी संतोषप्रद समाधान या जवाब नहीं दिया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार अगर निगम को जो उसकी काल्पनिक इच्छा है वो विधि द्वारा सौंपी जाती है, तो विधि द्वारा सौंपी गई इच्छा सदैव वैध ही होगी, लीगल ही होगी, क्योंकि विधि कोई भी अवैध इलीगल इच्छा सौंप ही नहीं सकती। इसलिए निगम केवल अधिकाराधीन इंट्रावायर्स कार्य ही करेगा, अधिकारातीत कार्य नहीं करेगा, अल्ट्रावायर्स कार्य नहीं करेगा या ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार निगम का दूषित आशय मेंस रिया भी नहीं हो सकता तथा उसके द्वारा अपराधीकृत किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा प्रमुख सिद्धांत है यथार्थता का सिद्धांत, रियलिस्ट थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक जर्मन विधिशास्त्री जोहेनस एल्थुसियस और गिरके थे। उनके अनुसार निगम का अस्तित्व अपने सदस्यों के सामूहिक अस्तित्व से भिन्न होता है। निगमित व्यक्तित्व का अस्तित्व निगमित व्यक्तित्व या निगमित व्यक्ति का अस्तित्व कल्पना के आधार पर नहीं होता, वरन इसका एक वास्तविक अस्तित्व होता है जिसे राज्य तथा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जब अनेक व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलकर निगम की स्थापना करते हैं तो ऐसे मेल मिलाप के परिणाम स्वरूप एक नई इच्छा का उत्पन्न होती है, एक नई इच्छा का सृजन होता है या जन्म होता है जो उस निगम की इच्छा कहलाती है। निगम अपनी इच्छा अपने निदेशकों, कर्मचारियों और प्रतिनिधियों के कार्यों के माध्यम से व्यक्त करता है। इंग्लिश विधिवेत्ता फ्रेडरिक पोलक और मैटलैंड ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। फ्रेडरिक पोलक ने इस सिद्धांत यानी यथार्थता के सिद्धांत को समर्थन करते हुए यह कहा है कि इंग्लिश कॉमन लॉ में परिकल्पना के सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके अनुसार केवल सामूहिक संगठन, एक समूह बना लेने से ना तो अधिकार उत्पन्न होता है ना ही सामूहिक दायित्व उत्पन्न होता है। सामूहिक अधिकार और दायित्व की उत्पन्न होने के लिए उस समूह का निगमित होना आवश्यक है। अतः वास्तविक रूप से निगमित हुए बिना किसी भी निकाय को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता है। यथार्थवादी विचारक भी परिकल्पना के सिद्धांत के आलोचक और प्रमुख आलोचकों में है। उनका मानना है कि सामूहिक व्यक्तित्व एक वास्तविकता है, न कि कपोत कल्पना। इसका आशय यह नहीं है कि निगम एक वास्तविक व्यक्ति है, उसकी वास्तविकता एक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है, ना कि भौतिक। ग्रे ने यथार्थता के सिद्धांत की आलोचना की है और यह कहा है
कि यह सिद्धांत भ्रामक है और यथार्थ में सामूहिक इच्छा एक कोरी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। फासिस्ट लोगों ने यथार्थता के सिद्धांत का प्रयोग राज्य को सर्वोपरि मानने के लिए किया। उनके अनुसार राज्य एक सर्वोच्च संस्था है और इसके अंतर्गत जो विभिन्न निकाय कार्य करते हैं वे इसके भाग हैं। अतः इन संस्थाओं को राज्य के निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार राज्य को निगमित निकायों पर दमनकारी शक्ति प्राप्त है। तीसरे प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो वो है कोष्टक सिद्धांत, ब्रैकेट थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है जर्मन विधिशास्त्री इहरिंग। उनके अनुसार केवल निगम के सदस्य ही वास्तविक व्यक्ति हैं। निगम के रूप में जो विधिक व्यक्तित्व सृजित होता है वो एक कोष्ठक के समान है जो केवल सदस्यों के एकत्रित स्वरूप को प्रदर्शित करता है। निगम के माध्यम से उसके सदस्यों के सामान्य हितों को कार्यान्वित करने में सुविधा होती है। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार जिस प्रकार एक शब्द के पर्यायवाची शब्द को प्रदर्शित करने के लिए कोष्टक में रखकर उसे व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के सामूहिक स्वरूप को निगमन द्वारा अभिव्यक्त किया जा गया है और उसके अनेक रूपों को एक रूपता प्रदान की जाती है। अतः निगम का सृजन केवल सुविधा मात्र के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख आलोचकों में अमेरिकी विधिशास्त्री हायफील्ड है। इस सिद्धांत को यानी ब्रैकेट थ्योरी को प्रतीकवादी सिद्धांत, सिंबॉलिक थ्योरी भी कहा गया है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि केवल मानव प्राणी ही हितों के धारक हो सकते हैं तथा निगमन से जो कॉम्प्लिकेटेड विधिक संबंध है उनको सरलता से समझने के लिए प्रतीकवादी सिद्धांत ही एकमात्र तरीका है। तो इस प्रकार आज हमने देखा परिकल्पना सिद्धांत, इसकी आलोचना के फलस्वरूप यथार्थवादी सिद्धांत और उसके बाद कोष्टक सिद्धांत। अगले ई व्याख्यान में हम रियायत का सिद्धांत और प्रयोजन के सिद्धांत की चर्चा करते हुए इसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।